Hey guys, welcome to CA Dreams YouTube channel. So this is the last video for this chapter number 4 of your chapter number 4 of auditing. And first I'll explain you in Hindi and then I'll explain you in English. So the last topic for this chapter is your internal audit, that is your section number 138. And after this chapter, please let me know through the comment section that which chapter explanation do you all need. Okay, so if the chapter for which I'll get the maximum comments, I'll bring the chapter from the next videos. Okay, so let's get started with the topic number internal audit. So as defined in scope of standards on internal audit, internal audit means an independent management function which involves a continuous and critical appraisal of the function of an entity with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system. अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रीड किया एंड आप बोलोगे कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो इसके लिए आप अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए, बिकॉज सीए एग्ज़ाम्स में बेसिकली टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती हैं लेकिन बच्चे अपने घर पे ही बैठ के देते हैं टेस्ट, तो वो वाला एटमॉस्फेयर यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। बट बैक टू स्कूल डेज़ अगर आप लोग याद करोगे तो यूनिट टेस्ट वगैरह जब भी आपके होते थे तो आपके टीचर्स क्या कहते थे, आप बोलते थे मैम डन। आपने अपनी कॉपी को क्या बोलते थे कि मैम डन, आप ले लीजिए हमारी कॉपी। बट आपकी मैम क्या बोलती थी कि इसको बार बार रिवाइज़ करो, चेक योर कॉपी, चेक योर कॉपी। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि चेक करते टाइम आपको ये पता लगता था कि मतलब क्वेश्चन नंबर ही आपने गलत लिख दिया है या फिर कुछ भी आपको अपनी गलतियाँ मिल जाती थी, है ना। तो यही आपका होता है जो क्रॉस चेकिंग होती है, इंटरनल चेकिंग। तो मेन चेकिंग कौन करता है आपका, जो एग्जामिनर होता है, जो आपका टीचर होता है। लेकिन जो आपने खुद से चेक किया, खुद से इवैल्यूएशन किया, वो क्या हुआ आपका, एक तरह से वो आपका इंटरनल ऑडिट हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से आपके सी एग्ज़ाम्स में भी आपको बोला जाता है कि आप अपने क्वेश्चन नंबर को ज़रूर, ये चीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर को आप बार बार अपने मैच करो कि 2A का जो क्वेश्चन नंबर 2A अगर आप डाल रहे हो तो उसका वही आंसर है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आंसर है। एंड सेकेंड चीज़, और जो भी बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 ये आपने ऑप्ट किए, 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2 आपने ऑप्शन में छोड़ा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप 4 पार्ट्स कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 के या क्वेश्चन नंबर 3 के, तो जिसके भी आप मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके सारे के सारे पार्ट्स सीरीज़ में करो। मतलब ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपने एक जगह कर दिया, फिर 3 है आपने उसके बाद कर दिया, फिर 4 सी उसके बाद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि 1 सी पहले कर लिया, फिर 1 बी कर लिया, फिर 1 ए कर लिया। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मतलब जितने भी पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन के वो लाइन से करने हैं। उसको आप जंबल कर सकते हो पर क्वेश्चन प्लीज़ एक सारी करना। ऐसा मत करना ये क्वेश्चन नंबर 1A उसके बाद में 4B, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ओके, मूविंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। An independent management function which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity। पहले हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से करती है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो करती है। which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो फंक्शन जो एंटिटी इसलिए करती है जिससे कि जो भी फंक्शनिंग चल रही है एंटिटी में उसका एक वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर पाए, ठीक है, with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism। जिससे कि वो उस फंक्शनिंग को देखती है एंड फिर वो उसमें कुछ अगर उसको लगता है कि यहाँ पे लैक हो रहे हैं ये चीज़ें, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर पाती है। एंड इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो भी ओवरऑल हमारा गवर्नेंस मैकेनिज्म मतलब ओवरऑल फंक्शनिंग जो होती है ना एंटिटी की, वो स्ट्रेंथन हो जाती है, ठीक है। बिकॉज उसकी जो वीकनेसेस हैं वो हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, जब मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट करता है तभी पता लग जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द एंटिटीज स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मतलब ये भी आपको पता लग जाता है अगर आप इंटरनल ऑडिट करवा देते हो
कि एंटिटी की जो स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या रिस्क को प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये कौन कराता है, ये है तो ऑडिट, लेकिन ये ऑडिटर नहीं करता है, ये कौन करता है, ये इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट किसका है, किसका काम है, ये मैनेजमेंट करवाती है। ठीक है, मैनेजमेंट करवाती है, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, तो एज पर सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। अब इंटरनल ऑडिट कराने के लिए भी हम लोगों को ऑडिटर्स तो अपॉइंट करने ही होते हैं। तो वो हमारे मतलब जो सेक्शन नंबर 138 है उसने कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज दे दी हैं जिसके लिए इंटरनल ऑडिट उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। तो इन लोगों को इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से, एवरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर during the preceding financial year, turnover of 200 crores or more, outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions exceeding 100 crore rupees or more, and outstanding deposits of 25 crores or more at a point of time during the preceding financial year. तो मतलब सारी की सारी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी कब, जब उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 करोड़ रहा हो। ठीक है, तो हमारा पी फॉर क्या हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ और मोर, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। ठीक है, एंड हमारी सेकंड कंडीशन क्या है पब्लिक कंपनी के लिए, टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 करोड़ और मोर। तब इसके बाद में हमारा बोरोइंग्स क्या है, बोरोइंग्स है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ और मोर। एंड हमारा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स क्या है, तो हमारे ये ओडी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ और मोर। ठीक है, तो एक तरह से आपका है POTB। ठीक है, POTB फिर से मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, POTB, P for paid up share capital, O for your outstanding deposits, T for turnover and B for borrowings। तो इसके लिए क्या है आपका, इसके लिए आपका है 50, इसके लिए आपका है 25, टर्नओवर के लिए आपका है 200 एंड इसके लिए क्या है आपका 100। तो इट इज़ 50, 25, 200, 100 POTB। ठीक है, तो अगर ये कुछ भी आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑडिटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी सारी। ठीक है, देन एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग, अब प्राइवेट कंपनी में कौन कौन से होंगे, तो ये हमारे कौन कौन से हो गए, लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। अब हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है प्राइवेट कंपनीज की। तो प्राइवेट कंपनीज को कब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, अगर उसका जो टर्नओवर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 होगा, तो इसमें भी वही है। ठीक है, एंड बोरोइंग्स जो है उनकी वो 100 करोड़। तो जो आपका प्राइवेट वाला है उसमें सिर्फ ये दोनों कंडीशंस हैं, अगर उनका टर्नओवर ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 करोड़ है एंड या फिर अगर उनकी बोरोइंग्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 करोड़ है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या होगा, उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये देखिए और है, कहीं पे भी एंड नहीं है, तो उसका मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन होगी, लाइक आपको केस स्टडी या कुछ भी आ सकता है, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक चीज़ तो वो लिमिट वाली दे देंगे एंड एक चीज़ हो सकता है कि वो उससे लेस दे दें, लाइक इसमें 100 करोड़ और मोर है तो हो सकता है यहाँ 90 करोड़ दे दें एंड यहाँ पे आपका 200 करोड़ से ज़्यादा देने। तो फिर बिकॉज आपकी एक कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है प्राइवेट कंपनी में भी, तो इस वजह से ना ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरनल ऑडिट यहाँ पर। एंड इन लिमिट्स को आप जब अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ो ना, कंपनी ऑडिट, उसके साथ में इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेना उसमें, क्योंकि बहुत सारी लिमिट्स हैं, तो जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप शॉर्ट में चार्ट्स भी बना सकते हो। ओके, now it is provided that an existing company covered under any of the above criteria shall comply with the requirements within 6 months of the commencement of this section। तो मतलब अगर जैसे उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर इस सेक्शन का कमेंसमेंट कर देना चाहिए। ठीक है ना, ओके।
ना हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर। आपने कंपनी ऑडिट अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसमें भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। तो इसी तरह से इंटरनल ऑडिटर के लिए भी एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। तो ये कौन होना चाहिए? Internal auditor shall be either be a chartered accountant or a cost accountant, whether engaged in practice or not. Now this is again important because आपका जो कंपनी ऑडिट है वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अब ये भी ज़रूरी नहीं है, वो प्रैक्टिस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपको करेक्ट इनकरेक्ट में भी ये पूछ सकते हैं, आप फिर कंफ्यूज मत होना कंपनी ऑडिट के साथ में, ठीक है। तो उसमें आप वो ध्यान से पढ़ लेना कि वो कंपनी ऑडिटर कह रहा है या इंटरनल ऑडिटर कह रहा है, तो वहाँ पे वो इस पॉइंट को मेंशन कर सकता है कि वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो आप क्या लिखाओगे कि बिकॉज वो प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए वो इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो पाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए करेक्ट इनकरेक्ट का तो ध्यान से पढ़ना इंटरनल ऑडिटर है या कंपनी ऑडिटर है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रैक्टिस, चाहे वो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, वहाँ पर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है now, or such other professional as may be decided by the board. Now again this is important, तो कौन कौन इंटरनल ऑडिटर आपका अपॉइंट हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या ना हो, या फिर कोई भी अदर प्रोफेशनल जो कि बोर्ड ने डिसाइड किया है टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नाउ दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इंटरनल ऑडिटर है वो एम्प्लॉय हो, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नाउ दैट मीन्स एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, ठीक है ना। तो आपके कौन कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं? कोई भी प्रोफेशनल जो बोर्ड ने डिसाइड किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, एंड एम्प्लॉय भी आपका इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। तो मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक के आगे बड़ा बड़ा लिख लो। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक रिवाइज योर चैप्टर नंबर 10, या फिर आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 रिवाइज करना है, देन आप इस टॉपिक पे भी आ सकते हो, ठीक है। Now, internal audit function, a function of entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of the entity's governance, risk management and internal control processes. अब internal audit का function क्या होता है? वो function, उस एंटिटी का वो फंक्शन जो परफॉर्म करता है एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़। एश्योरेंस इस बात की लेना कि जो कंट्रोल्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही से परफॉर्म हो रही हैं, एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़, कंसल्ट करना किसी भी रिगार्डिंग टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज़ गवर्नेंस। अब हम ये इसलिए करवाते हैं जिससे कि जो हमारी एंटिटी है उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो, उसकी गवर्नेंस इफेक्टिव हो, एंड हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है उसका भी हमें एक अच्छे से एफिशिएंट आइडिया हो जाए, प्रॉपर आइडिया हो जाए कि वो एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। एक सेकेंड, थोड़ा सा ही आपका ये बचा है। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के? एज पर एसे नंबर 610 यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। तो ये वाला जो ऐसे है ये भी आपका एप्लीकेबल हो जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस वेरी वाइडली एंड डिपेंड ऑन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल TCWG। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप है तो उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ना ये डिपेंड करते हैं फर्म टू फर्म, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एंड जो मैनेजमेंट की या TCWG की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम वर्क हमारा इंटरनल ऑडिटर का होता है वो वैरी करता है। तो द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टिपिकली इंक्लूड एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। बेसिकली तो वो यही होता है फंक्शन, क्या कि वो एश्योरेंस करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें और इवेल्युएट कर सकें किसके बारे में? एंटिटी के गवर्नेंस के बारे में, उनके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और उनके कंट्रोल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ दे रखा है ना। ये जो है ये वैरी कर सकता है। एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस, अब ये जो आपके
तीन बेसिक इन्होंने यहाँ पे फंक्शंस बताए थे, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल। तो उसी का यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लेकिन इन्होंने साथ में ऊपर ये बात भी बोली है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वेरी भी कर सकता है साइज ऑफ द एंटिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी के अकॉर्डिंग। Now, activities relating to governance. The internal audit function may assess the governance process in its accomplishment of objectives on ethics and values. इन्होंने बोला है द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो मतलब एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस है, जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन हम गवर्नेंस के लिए चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज़, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब जब गवर्नेंस के बारे में चेक कर रहा होगा इंटरनल ऑडिटर, तो उसको ये सब चीज़ें चेक करनी होगी कि मतलब जो काम है वो एथिक्स में हो रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, जो लोग हैं वो अकाउंटेबल हैं यानी अपने काम के लिए, रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेशन उसमें हो रहा है या नहीं, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग TCWG एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। एंड जो कम्युनिकेशन TCWG के साथ है वो कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं है। तो वो जो TCWG है वो मैनेजमेंट से, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर से प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। साथ ही में जो भी रिस्क या कंट्रोल्स है उसके बारे में कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता है, जो लोग हैं एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती है रिलेटिंग टू गवर्नेंस। तो जब हम इंटरनल ऑडिट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये इसी प्रोसेस को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एवेल्युएट करेगा। ठीक है। फिर अगर हम इंटरनल ऑडिट जो है वो किस पर्पज़ के लिए करा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कराना है। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असिस्ट द एंटिटी बाय आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिस्क एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में परफॉर्म प्रोसीजर्स टू असिस्ट द एंटिटी इन द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो आपका जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो रिस्क असेसमेंट में आपको कैसे हेल्प कर सकता है, रिस्क मैनेजमेंट में वो एरियाज डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा जो फ्रॉड वाले हो सकते हैं। एंड जहाँ फ्रॉड हो सकता है वहाँ पे रिस्क क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, या फिर जहाँ पे मिस स्टेटमेंट्स लग रही हैं कि यहाँ पे लापरवाही से काम हो रहा है तो ये मिस स्टेटमेंट्स आने, तो वो एरिया आपका अगेन क्या हो गया, ज़्यादा रिस्की हो गया। ठीक है। अब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन कराते हैं, यहाँ पे मैं जो हम यूज़ कर रही हूँ ना, यहाँ मैं एंटिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। ठीक है। एंटिटी बन के बात कर रही हूँ मैं, ऑडिटर बन के बात अभी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ हम इंटरनल ऑडिट का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। नाउ एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। नाउ जब हम लोग इंटरनल ऑडिट जो इंटरनल कंट्रोल है उसको चेक करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या करवाना होता है इंटरनल ऑडिटर से। द एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में बी असाइंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा कंट्रोल्स को, इवेल्युएट करेगा उनके ऑपरेशन का, एंड रिकमेंड उसमें इंप्रूवमेंट्स को रिकमेंड करेगा। इन डूइंग सो द इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्रोवाइड्स एश्योरेंस ऑन द कंट्रोल। अब एक बार आपने इंटरनल ऑडिट करा दिया, इंटरनल ऑडिट में आपने ये भी कह दिया कि इंटरनल कंट्रोल्स का आप जो मतलब अपना इंटरनल ऑडिट है वो उस हिसाब से चेक करिए कि हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसका चेकिंग हो जाए। तो फिर आप क्या हुए, जब मतलब ऑडिटर ने असेस कर लिया, इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर दिए, तो एक तरह से आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो गए कि ओके आपकी जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द इंटरनल ऑडिट फंक्शन माइट प्लान एंड परफॉर्म टेस्ट और अदर प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू मैनेजमेंट एंड TCWG। इन दोनों को एश्योरेंस मिल जाएगी कि जो उनका इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ऑपरेशन है वो इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल्स दैट आर रेलिवेंट टू ऑडिट। ठीक है। नाउ सेकेंड इन्होंने पॉइंट दिया एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मे बी असाइन टू रिव्यू द मीन्स यूज टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासीफाई एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ भी आपकी इंटरनल ऑडिट से हो सकती है एग्जामिन, एंड टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी इनटू इंडिविजुअल आइटम्स इंक्लूडिंग डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बैलेंसेज एंड प्रोसीजर्स। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो वो मे बी असाइन टू रिव्यू द मीन्स यूज टू आइडेंटिफाई। तो वो भी आपका जो मीन्स आपका जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, मे बी असाइन टू रिव्यू द मीन्स यूज टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासीफाई एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जो मीन्स आप यूज़ कर रहे हो इन्फॉर्मेशन के लिए,
तो वो भी आपका एग्जामिन हो सकता है कि वो मीन्स ठीक है या नहीं है। एंड टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी इनटू इंडिविजुअल आइटम्स इंक्लूडिंग डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस बैलेंसेस एंड प्रोसीजर्स। ना इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपकी काफ़ी हद तक करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन ही इनकरेक्ट होगी तो ऑब्वियसली आपकी सारी अकाउंटिंग, सारे रिकॉर्ड, सब कुछ इनकरेक्ट होगा। तो ये चीज़ भी आपका इंटरनल कंट्रोल का ही सेकेंड कंपोनेंट हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट तो ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है क्या वो सही से डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट हो रहे हैं एंटिटी में। सेकंड चीज़, आप इन्फॉर्मेशन के बारे में आ गए तो आप इंटरनल ऑडिट अगर आप कराओगे तो इस चीज़ की भी आपको एश्योरेंस मिल जाएगी कि जो मीन्स है, जो सोर्स है इस इन्फॉर्मेशन का, वो कैसा है। इंक्वायरी हो जाएगी इंडिविजुअल आइटम्स की इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। एंड रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से क्या होगा, रिव्यू हो जाएगा इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटी। तो आपकी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी इंटरनल ऑडिट फंक्शन से आपकी रिव्यू हो जाएंगी कि वो मतलब कैसे हो रही हैं, इफेक्टिवली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन आपका 6 पॉइंट दे रखा है, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ये सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट होगा, ये इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। ये वाला भी आपका इसी का ही कंपोनेंट है, इंटरनल कंट्रोल वाले का ही। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में बी असाइन टू रिव्यू कंप्लायंस विद लॉज, रेगुलेशंस एंड अदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स एंड विद मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स एंड अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। तो इंटरनल कंट्रोल जो है, सॉरी, इंटरनल ऑडिट है, वो आपका ये भी हेल्प करने में ये इस बात का आइडिया देने में भी हेल्प करेगा कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस लगी हुई थी वो ठीक से कंप्लाई हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो एक तरह से इंटरनल चेकिंग होती है जो कि इंटरनल ऑडिटर के थ्रू होती है। एंड वो क्या करता है, वो उसमें कमियां बताते हैं, उसमें गलतियां बताता है एंड इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरनल ऑडिटर है इसके 3 फंक्शन होते हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल। एंड इंटरनल कंट्रोल में आपके फिर 4 कंपोनेंट्स आते हैं, एवेल्यूएशन का, इंटरनल कंट्रोल का, फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, एंड देन लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है ना। तो आपका ये वाला जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ओवर हो जाता है एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। एंड अगर किसी चैप्टर का आपको सुपरवाइज रिविजन चाहिए, लाइक 1 आवर या 2 आवर में एक पूरा चैप्टर का रिविजन, तो उस बारे में भी मुझे बताइए, मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी, ठीक है। अभी मुझे ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियोज़ के लिए, तो इसलिए इतना डिले हो रहा है लाने में, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ। तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ठीक है, या फिर रिविजन चाहिए जो मैंने चैप्टर्स करा दिया उनका। ओके, सो स्टार्टिंग विद द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, और आई विल कंटिन्यू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।